तो स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार तो सरकार बोलती रहती है कि नहीं करना है, कैश ट्रांजैक्शंस नहीं करना है, फिर भी कई लोग अभी भी डिजिटल की तरफ ना जाके कैश में ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं। उनकी अपनी वजह है, उनके अपने रीजंस है, लेकिन अगर आप भी कैश में ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, आपके बिजनेस में कहीं भी कैश का इस्तेमाल हो रहा है, तो इन लिमिट्स को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन लिमिट्स को नहीं जानते तो हो सकता है कि जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न भरे या फिर आप पे कोई इंक्वायरी आए, क्वेरी आए, तो उस वक्त सरकार आपसे उसके डबल पैसा वसूल सकती है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए इस वीडियो को पूरी तरह ध्यान से देखना एंड तक। इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है, तो उसमें उन्होंने कई सारे सेक्शंस दिए हुए हैं जहां पे आप कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट जान सकते हो। तो अगर आपको नोटिस से बचना है, रिटर्न्स को सही तरह से फाइल करना है, आपका बिजनेस क्लीन और अच्छे से रखना है, ताकि कोई आप पे इंक्वायरी ना हो, पेनल्टी ना हो, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग ही परेशान होते हैं कि यार कितना करप्शन है, कितना ब्लैक मनी है, कितने प्रॉब्लम्स है, पर जब बात हम पे आती है तो हम बोलते नहीं, कैश में दे दो ना, बिल नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें होती है और इस पे कड़ी नजर रखने के लिए, इन सारी चीजों का अवॉइड करने के लिए सरकार ने ये नियम बनाए हैं। डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पे नजर रखने के लिए और टैक्स इवेशन को रोकने के लिए। हम टैक्स प्लानिंग तो आप कर सकते हैं, लेकिन टैक्स इवेशन ना करें, इसलिए ये नियम है। ये सारे जो क्लॉजेस थे या सेक्शंस थे, ये ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी थे, लेकिन अभी इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इसको कई सारी पॉलिशिंग की गई है, कई जगहों पे चेंजेस किए गए हैं, इसीलिए इन सारे सेक्शंस को जानना जरूरी हो गया है। तो पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 185 जो था ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 269 SS। ये जो सेक्शन है वो है लोन्स एंड एडवांसेस और ऐसे ही ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो अगर आप किसी से लोन ले रहे हो, तो उस लोन को अगर आपने बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया, समझो XYZ के अकाउंट से आपके अकाउंट में आ गया एज अ लोन, तो ये इशू नहीं है। लेकिन अगर आप कैश में उससे पैसे ले रहे हो या आपने फ्रेंड को बोला कि यार मुझे दे दो 1 लाख रुपए, मुझे कर्जा चाहिए, और फ्रेंड ने आपको 1 लाख रुपए निकाल के आपको कर्जा दे दिया, तो कैश ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये कैश ट्रांजैक्शन अगर सरकार की नजर में आया तो उसका कैसे प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहली चीज, लिमिट इस सेक्शन के अंडर, सेक्शन 185 के अंडर रखा गया है 20,000। तो 20,000 के ऊपर अगर आपने कैश में किसी से लोन एक्सेप्ट किया, मतलब मैंने समझो किसी से लोन लिया है 20,000 के ऊपर कैश में, और ये ट्रांजैक्शन मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी दिखाया है, डिस्क्लोजर भी हुआ है कि मैंने लोन लिया है, तो उसमें क्या है, उसने कैश दिया, मैंने कैश लिया है, तो इसमें प्रॉब्लम ऐसी होती है कि ये कैश लिमिट अलाउड नहीं है। तो अगर ये आप पकड़े जाते हो तो इसके डबल अमाउंट का, समझो मैंने 1 लाख रुपए लिए हैं एज अ लोन, तो ये लोन तो मुझे उसको चुकता करना ही है, 1 लाख वापस देने हैं, प्लस मुझे गवर्नमेंट को अभी 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि मैंने वो लोन कैश में लिया था। तो पेनल्टी लगा सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर 100% ऑफ द लोन और डिपॉजिट अमाउंट या एडवांस जो भी आपने एक्सेप्ट किया है इन कैश अबव 20,000। अभी यही जो लिमिट है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज या एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो कि रूरल एरियाज में स्थापित है, उनके लिए ये लिमिट हो गया है 2 लाख रुपए। तो ऑब्वियसली उनके पास ज्यादा करके डिजिटल ट्रेडिंग नहीं होता है या फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, तो इसके लिए प्रोविजन थोड़ा सा बढ़ाया गया है, 2 लाख रुपए तक वो कैश एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 186 पे आते हैं। सेक्शन 186 भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए है। ये पहले की एक्ट में था 269 ST। अभी ये सेक्शन बोलता है कि 2 लाख के ऊपर आप किसी से भी पैसे नहीं ले सकते हैं। मतलब किस चीज के लिए पैसे नहीं ले सकते हैं इसका भी लिस्ट दिया हुआ है। तो पहली चीज तो ये है कि एक दिन में एक ही व्यक्ति से, मतलब ये नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि बिजनेस वालों के लिए ज्यादा एप्लीकेबल हो जाता है, तो एक ही व्यक्ति से एक ही दिन में 2 लाख के ऊपर पैसे नहीं लेने हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज है, एक ही ट्रांजैक्शन के लिए 2 लाख के ऊपर आपको कैश नहीं लेनी है। तो पहली चीज तो हम समझ सकते हैं कि एक ही दिन में एक ही पर्सन से 2 लाख नहीं ले सकते। तो लोग स्मार्ट हो गए, वो बोले चलो ठीक है, 2 लाख एक दिन में नहीं ले सकते तो हम डिवाइड कर लेंगे। तो 2 लाख के ऊपर अगर लेना है पैसा तो कैसे, एक दिन में 1 लाख लिया, 5-6 दिन के बाद फिर से 1 लाख लिया, और 5-6 दिन के बाद फिर से 1 लाख लिया, ऐसे करने लगे। तो लेकिन ये चीज भी सेकेंड पॉइंट से वैलिडेट नहीं होती है। अगर आपने एक पर्सन के साथ सेल का कोई ट्रांजैक्शन किया है समझो, और उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आपने पैसे लिए हुए हैं
2 लाख के ऊपर पूरे साल में भी, तो भी आप पे पेनल्टी अप्लाई हो जाती है। तीसरी चीज है कि एक ही इवेंट के लिए साल भर में आपने 2 लाख के ऊपर कैश रिसीव किया है, एक ही इवेंट। अभी समझो आप इवेंट प्लानर हो और आपने क्लाइंट से पैसे लिए हुए हैं, फूड के लिए अलग से, डीजे के लिए अलग से, हॉल के लिए अलग से कैश में ले लिए, और ये अमाउंट था 1.5 लाख रुपए, समझो हॉल का रेंट था, 1.5 लाख रुपए आपका डीजे का पैसा था, और 1.5 लाख रुपए आपका फूड का एक्सपेंडिचर था। तो टोटल मिला के 4.5 लैक्स आपने कैश में लिया है एक ही इवेंट के लिए, तो ये भी अलाउड नहीं है। सो एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो एक ही इंसान से उतने पैसे नहीं ले सकते। सेकेंड है, एक ही ट्रांजैक्शन के लिए टोटल ईयर में उतने 2 लाख के ऊपर पैसे कैश में नहीं ले सकते। और तीसरा जो ये एग्जाम्पल मैंने दिया, एक ही इवेंट के लिए अलग अलग रीजंस के लिए भी आप 2 लाख के ऊपर कैश में नहीं ले सकते हैं। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आई होगी कि कैश रिसीव नहीं करना है 2 लाख के ऊपर किसी से भी साल के लिमिट में। तो ये चीज जब आप फॉलो करते हैं, अगर नहीं फॉलो करते हैं तो क्या उसकी कॉन्सिक्वेंसेस है, तो इनकम टैक्स वाले आपको, अगर उनके ध्यान में आ गया कि आपने ये चीज की है, तो जितना आपने कैश लिया हुआ है 2 लाख के ऊपर वाला जो भी ट्रांजैक्शन है, उसके इक्विवेलेंट वो पेनल्टी लगा सकते हैं। सो 100% पेनल्टी मैक्सिमम क्लॉज है। अभी नेक्स्ट आता है सेक्शन 188। सो 185 समझ में आ गया, 186 समझ में आ गया, अभी 188 है जो कि कैश रिलेटेड है, तो हमने वो पिकअप किया है। तो ये सेक्शन 188 जो है वो बेसिकली लोन के बारे में है। अभी लोन हमने बोला था कि लोन लेना नहीं है 20,000 के ऊपर, अभी ये बोल रहे हैं कि लोन देना नहीं है, वापस अगर आप कर रहे हो, रीपेमेंट कर रहे हो लोन का, तो वो भी 20,000 के ऊपर नहीं देना है। तो इसमें भी पेनल्टी लग सकती है, किसको? जो लोन रीपे कर रहा है उसको। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी बैंकिंग चैनल्स है, जैसे एनईएफटी है, आरटीजीएस है, चेक पेमेंट है, यूपीआई है, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके आपको पेमेंट लेना है या देना है। डोंट डू इट इन कैश। अभी आते हैं हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे। कई बार बिजनेस को पैसे देने पड़ते हैं कैश में, तो एक्सपेंडिचर होता है, जो वो बोलते हैं चलो कैश निकाल के रखते हैं, जैसे लेबर आता है पैसे दे दिए, जैसे कोई ट्रांसपोर्टर आ गया पैसे दे दिए, जैसे कोई वेंडर आ गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी का बड़ा सा बंच लेके आ गया तो पैसे दे दिए। तो कैश में ट्रांजैक्शंस कई बार, अभी तक तो कई बार होते थे, अभी भी होते हैं। तो उन लोगों को जो ये कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनके लिए ये सेक्शन जानना बहुत जरूरी है, जो है सेक्शन नंबर 36 सब सेक्शन 5। तो ये ओल्ड एक्ट में 40A के अंडर आता था, तो अभी ये हम जानने वाले हैं कि बेसिकली इसमें ये ट्रांजैक्शंस जो आप करते हो कैश में, किसी को पेमेंट कर रहे हो, तो 10,000 के ऊपर आप एक्सपेंडिचर पे नहीं कर सकते। जैसे कि स्टेशनरी आपने ले ली, 20,000 की स्टेशनरी ली है, तो 10,000 के ऊपर हो गया, तो आपका वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा फिर टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे कि आप 20,000 एक्सपेंस दिखा रहे हो, तो 20,000 अलाउ नहीं होगा, 20,000 का आपका इनकम पकड़ा जाएगा और उस पर टैक्स लगाया जाएगा विद इंटरेस्ट, विद पेनल्टी, वॉट एवर। ये 10,000 का लिमिट सिंगल डे के लिए एप्लीकेबल है। मतलब आज समझो मैंने 10,000 दिए है वो स्टेशनरी वाले को, कल मैंने फिर से 10,000 दिए, तो ठीक है, नो इश्यूज। यही चीज अगर आप ट्रांसपोर्ट के बारे में बोल रहे हो, तो ट्रांसपोर्ट के लिए 35,000 का लिमिट है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टर्स के लिए अमाउंट बड़ा होता है, उनके कई बार प्रॉब्लम्स होते हैं, यूपीआई नहीं हो सकता है या बैंक ट्रांसफर नहीं होता है, कई बार लॉरीज लेट नाइट आते हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के ये लिमिट 35,000 रखा गया है। अभी समझो आप कैश डिपॉजिट करने वाले हो, कैश मिल गया, किसी ने कैश दे दिया, चलो खुशी के मारे बोलते चलो अभी अकाउंट में डाल देते हैं, तो आप चले जाते हो बैंक में और अकाउंट में डिपॉजिट कैश कर देते हो। तो अगर आपने सेविंग्स अकाउंट में पूरे साल भर में 10 लाख के ऊपर अगर आपने डिपॉजिट्स किए हुए हैं, तो ये रिपोर्ट हो जाएगा इनकम टैक्स को। अगर आपने 10 लाख के डिपॉजिट्स किए हैं लेकिन आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है कहां से पैसे आए, तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और फिर आप, कई बार ऐसा होता है कि छोटे व्यापारियों का सेविंग्स अकाउंट में ही ट्रांजैक्शन चलता है, तो अगर आप जस्टिफाई कर सकते हो कि नहीं ये पैसे मुझे अपने बिजनेस के लिए मिले हैं, तो ठीक है, फिर तो इशू नहीं है। लेकिन ये इनकम टैक्स के पास जानकारी जाने वाली है अगर आपने सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख के ऊपर कैश एक साल में भरा हुआ है। सेकेंड है, अगर आपकी करंट अकाउंट में 50 लाख के ऊपर अगर आपने कैश जमा कर दी है, तो भी ये इनकम टैक्स को पता चल जाएगा, क्योंकि बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस है कि इन लोगों से पैन कार्ड लेना है और इस पैन नंबर के अगेंस्ट ये ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करने हैं। फिर आता है फिक्स डिपॉजिट। अगर आपके पास कैश है और आप चले गए बैंक में और बोले इसका एफडी कर दो, फिक्स डिपॉजिट कर दो, तो इसकी लिमिट भी 10 लाख के ऊपर है। अगर 10 लाख के ऊपर आपने कैश में फिक्स डिपॉजिट किया, तो ये अमाउंट भी रिपोर्ट हो जाती है इनकम टैक्स को।
तो ये आपका जो स्टेटमेंट होता है, एआई स्टेटमेंट जो हम बोलते हैं, उसमें ये रिपोर्ट आ जाता है और साल के एंड में आप भी उसको देख सकते हो। एक बार आपको पता चल जाए कि ये अमाउंट मेरे स्टेटमेंट में आ गए हैं, मैंने कोई कैश डिपॉजिट किया था, तो आप रिटर्न फाइल करते वक्त इसको ध्यान में रखना है कि इसका एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं आप मेंशन कर सकते हो, तो आपको नोटिस नहीं आता है, इश्यूज नहीं आते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस। अभी ध्यान से समझिए कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो कैश में हो, बैंक में हो, जो भी है, ट्रांजैक्शन अगर होता है कैश में भी होता है या बैंक के थ्रू भी होता है, तो भी 20 लाख के ऊपर अगर ये प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हुआ है तो ये रिपोर्ट चला जाता है इनकम टैक्स को। सेकेंड है, अगर आपने कोई व्हीकल परचेस की है 5 लाख के ऊपर, चाहे कार हो, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे कोई भी और व्हीकल हो जो आपका अमाउंट नीचे है, 5 लाख के नीचे है, तो उसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब 5 लाख के ऊपर का अगर वैल्यू है वो व्हीकल का, तो ही ये रिपोर्ट इनकम टैक्स को चला जाएगा। आपके अगर होटल्स रेस्टोरेंट के बिल है जो 1 लाख के ऊपर है, पहले ये 50,000 का लिमिट था, अभी 1 लाख है, तो 1 लाख के ऊपर अगर बिल्स होते हैं तो फिर ये रिपोर्ट चला जाएगा इनकम टैक्स को। अभी कई लोगों को ये पता नहीं है कि टीडीएस अप्लाई हो जाता है, आपका टैक्स कटता है अगर आपने कैश विड्रॉ किया तो ये लिमिट कितना है ना, सरकार सोच रही थी कि लिमिट घटा दे ताकि हर ट्रांजैक्शन जो विड्रॉ हो रहा है कैश, उस पर नजर रखी जा सके, लेकिन अभी भी उसमें बदलाव नहीं आए हैं। 1 करोड़ के ऊपर अगर साल भर में आपका विड्रॉल होता है कैश में, तो ही टीडीएस कट होता है, वो भी होता है 2% के हिसाब से। और अगर आपने पहले उसके पहले वाले साल में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो उसका टीडीएस रेट हो जाता है 5%। सो अगर आपने रिटर्न भरा हुआ है तो 2%, रिटर्न नहीं भरा है तो 5% से आपका टीडीएस कटता है। ऑफ कोर्स आप जब रिटर्न फाइल करोगे तब उसमें से ये टैक्स जो भी डिडक्ट हुआ है वो माइनस करके फिर बची हुई अमाउंट आपको भरनी पड़ेगी, लेकिन जब आप विड्रॉ करोगे तभी उसी वक्त बैंक में ये टैक्स का पैसा कट हो जाएगा। तो ये थी कुछ कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट्स जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना जरूरी है, ताकि आप आपके जो भी बिजनेस है या जो भी ट्रांजैक्शंस आप करते हो उसमें प्रॉब्लम्स ना हो, आपको नोटिस ना आए, आपको इश्यूज ना आए, और रिटर्न भरते वक्त आप ध्यान से वो सब भर सकते हो। और रिटर्न ध्यान से आप भर सकते हो, ट्रांजैक्शंस भी आप ध्यान से कर सकते हो, ताकि आपका कोई भी कैश ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम में ना आए। तो होपफुली ये जानकारी, ये वीडियो आपके काम में आए। अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल है तो ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ, आपके व्यापारियों जो भी फ्रेंड सर्कल है उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी कैश लिमिट्स और ट्रांजैक्शंस को जान सके। और अगर आपने कॉमर्स ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे चल के भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आपको लॉ के बारे में, कॉमर्स के बारे में, आप हमारे देश की इकोनॉमी के बारे में आगे भी जानकारी मिलती रहे। So hope to see you in the next video of Commerce Camp. Thank you.